नमस्कार। क्लास 11th इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं और जितने भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको आने वाले दिनों में मैं वीडियो लेक्चर्स के रिगार्डिंग कवर करूंगा। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप भी इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक भी इसका लाभ मिल सके। यूनिट 1 आप इस किताब की देख सकते हैं, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंसेस इसका नाम है। तो पहले 43 सालों की जो गाथा है भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो कहानी है आज़ादी के बाद शुरुआत के 40 ईयर्स की जो कहानी है उनको हम यूनिट 1 में देखेंगे। और जो 2 चैप्टर्स है इस यूनिट्स में, उसके द्वारा हम समझ पाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी जब हम आज़ाद हुए और नेक्स्ट 40 ईयर्स में इंडिया ने जो डेवलपमेंट पाथ अपनाया प्लान्ड इकोनॉमी का। जैसा आप जानते हैं कि हमने प्लानिंग कमीशन का गठन किया 15 मार्च 1950 को और उसके बाद 5 ईयर प्लान्स रेगुलर 5 ईयर्स के इंटरवल में हम लाते गए। हालांकि उसमें 5 ईयर प्लान्स में कुछ टूट हुई, बट एनुअल प्लान्स या एक प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल का जो डेवलपमेंट पाथ था हमारा, वो प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल ही था। तो पंचवर्षीय योजनाओं के क्या गोल्स थे, कहाँ तक हमारी पंचवर्षीय योजना सफल रहे, उसके क्या लिमिटेशंस रह गए, क्या मेरिट्स था, इन सारी चीज़ों को हम पहले 2 चैप्टर्स को पढ़कर समझेंगे। आप देख सकते हैं जो पहला चैप्टर है आपका, उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब हम आज़ाद हुए तो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी उसको हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अब देख सकते हैं कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर्स द लर्नर विल बिकम फैमिलियर विद द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1947, द ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लेड टू द अंडर डेवलपमेंट एंड स्टैग्नेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इन 2 चैप्टर्स को पढ़ के हम भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी, जो स्टेट था इंडियन इकोनॉमी का 1947 में, उसको हम जान पाएंगे। उसके बाद जो हमने देखा कि 1947 में जो हमारी इकोनॉमी थी वो अंडर डेवलप मोड में आ गई थी, वो स्टैग्नेशन को झेल रही थी। तो किन कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति हुई, इनको भी हम समझ पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ के। इस चैप्टर की आप शुरुआत में देख सकते हैं, एक कोट है कि इंडिया इज द पिवोट ऑफ आवर एम्पायर। If the empire loses any other part of its dominion, we can survive. But if we lose India, the sun of our empire will have set. ये किसने बोला है? ये विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, जो कि वॉइस रॉय थे ब्रिटिश इंडिया के 1894 में, उनके द्वारा इस कोट को बोला गया है। और ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा इंडिया को पिवोट माना गया है कि ये केंद्र बिंदु, ये बेस है। तो इंडिया कितना प्राइस डोमिनियन था ब्रिटिशर्स के लिए, हम इस कोट को पढ़ के समझ सकते हैं कि बोला जा रहा है कि अगर ब्रिटिश एम्पायर कोई और डोमिनियन लूज करती है तो वो सरवाइव कर जाएगी, बट अगर इंडिया उनके हाथ से निकल गया तो एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल हो जाएगा। अब जानते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर बहुत ही बृहद स्तर पे फैला हुआ था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, इवन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, तो ऑस्ट्रेलिया, इन सारे जगह ब्रिटिश एम्पायर का एक तरह से कब्जा था। उन सब में भारत को पिवट मानना, आप समझ सकते हैं कि भारत कितना इम्पोर्टेंट था ब्रिटिश एम्पायर के सर्वाइवल के लिए। और जो इस बुक के इंट्रोडक्शन में ये बताया गया कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस किताब का, अपने रीडर्स को फैमिलराइज करवाना है जो भी बेसिक फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के और जो उसका डेवलपमेंट रहा है आज़ादी के बाद, उस कहानी को अपने रीडर्स के सामने लाना। और भी बताया जा रहा है कि कंट्री के इकोनॉमिक पास्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से समझ पाएंगे और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो जहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था पहुँच सकती है, इसके रिगार्डिंग भी हम जो थ्योरी बना पाएंगे, उसको तभी हम सही ढंग से समझ पाएंगे जब हम कंट्री के इकोनॉमिक पास्ट को जानें। आगे ये भी बताया जा रहा है कि जो आप करंट स्टेट देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का, ये ऐसा नहीं कि ये अचानक से इवॉल्व हो गया है, इसके जो रूट्स है वो हिस्ट्री में दबे हुए हैं। पार्टिकुलरली जो ब्रिटिश पीरियड था हमारा, ब्रिटिश रूल के अंडर,
आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ादी मिली और 200 साल की लगभग गुलामी हमने झेली। तो ब्रिटिश एम्पायर का हमारी इकोनॉमी पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे, सभी पे प्रभाव पड़ा है। तो हम अब जो इंडियन इकोनॉमी पे जो जब हम आज़ाद हुए तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो अपनाई गई 200 सालों में ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, उनका बहुत बृहद स्तर पे प्रभाव पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पे। उन्हीं चीज़ों को हम इस चैप्टर्स में जानेंगे। तो जो ब्रिटिश एम्पायर का जो सोल पर्पस था वो था इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर के रूप में डेवलप करना। ब्रिटेन में जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आप जानते हैं 1750 से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत हो गई थी। तो वहाँ के इंडस्ट्रीज़ को सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाना, यही मेन एम था ब्रिटिश रूल का। और इंडिया को उसी एक रॉ मटेरियल सप्लायर कंट्री के रूप में ही डेवलप करना चाहते थे, ना ही वो उनका कोई इंटरेस्ट था इंडिया के डेवलपमेंट में। वो जो भी पॉलिसीज़ अपनाते थे वो होम कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही अपनाया जाता था इनके द्वारा। तो ये बताया जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को अगर हम एसेस करेंगे उसके कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने क्या पाया पिछले 70-80 सालों में, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर भारत एक तरह से, ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से सैटर कर दिया और जो एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसीज उनके द्वारा अपनाई गई उससे हमारी इंडस्ट्री, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर सभी पे बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ा। तो उनको ध्यान में रख के ही हमें असेसमेंट करना है इंडिया ने जो डेवलपमेंट अब अचीव किया है पिछले 70-80 सालों में। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। तो जो ब्रिटिश एम्पायर के आने से पहले इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था। हमारे यहाँ सेल्फ सस्टेन्ड विलेजेस थे, टाउन भी हमारा फ्लरिशिंग स्टेज में था। तो ब्रिटिश रूल ने इन सारे को सेटर कर दिया। तो हमारा एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था। नो डाउट एग्रीकल्चर हमारा प्राइम ऑक्यूपेशन था। मेजॉरिटी ऑफ लोगों के द्वारा एग्रीकल्चर को ही अपनाया जा रहा था, वो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। बट ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ थी, स्पेशली हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसका एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन था। खासकर जो कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स है, मेटल है, प्रीसियस स्टोन वर्क्स है, इनमें भारत का दबदबा था। हमारे गुड्स का विदेशों में बढ़ चढ़ के डिमांड था और ये गुड्स अपने फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल के लिए और हाई क्वालिटी ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जाने जाते थे। बंगाल के कैलिकोज हो गए, बनारसी साड़ी हो गई, इन सारे का डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त था। मुस्लिम, जिसके हम बारे में आगे पढ़ेंगे, जैसे आप देख सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। मुस्लिम बेसिकली एक टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल था जो कि बंगाल में जिसका ऑरिजिन था, जो आज का जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, उसी के नियर अराउंड ये हुआ करता था इसका ऑरिजिन। तो डक्कई मुस्लिम ने वर्ल्ड वाइड फेम अब पाया था एज एन एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। और जो फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मुस्लिम हुआ करता था उसको मलमल कहा जाता था। और जो फॉरेन ट्रेवलर्स आते थे उनके द्वारा मलमल को शाही मलमल या फिर मलमल खास भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेसिकली जो रॉयल क्लास के लोग होते थे, राजा महाराजा, उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो कितना डेवलप्ड था। हमारे मुस्लिम का हमने अभी जिक्र किया, कैलिकोज ऑफ बंगाल का जिक्र किया। इन सारे का डिमांड जो था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत ही ज़्यादा था और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट्स होते थे इन आइटम्स का। और इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इन आइटम्स के एक्सपोर्ट के बदले गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ही बृहद मात्रा में भारत आया करते थे। बट जब ब्रिटिश रूल का आगमन हुआ हमारे देश में तो उनका जो सोल इंटरेस्ट था वो अपने देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ब्रिटेन का साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर का साम्राज्य ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके, उन पे ही हम उनका ध्यान था। हमारे देश को डेवलप करने के लिए उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया और उनके द्वारा वैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई गई
जिसके कारण हमारा जो स्ट्रक्चर था इंडियन इकोनॉमी का, जो हम इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थे, वो एक तरह से हम कन्वर्ट हो गए। एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स के रूप में ही हमारा जो योगदान रह गया अब, और जो अलग अलग कंट्रीज से हम एक ट्रेड रिलेशंस बना के रखते थे, वो भी कहीं ना कहीं तरह से ख़त्म हो गया और इंडिया एक रॉ मटेरियल सप्लायर देश के रूप में जाना जाने लगा। और जो भी ब्रिटिश गुड्स थे वो फ्लड होने लगे इंडियन मार्केट्स में। तो भारत कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन के रूप में काम करने लगा। हमारे यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज़ में जाते थे और वहाँ से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन के आते थे वो भारतीय बाज़ारों में उनके सस्ते दामों उनको फ्लड कर दिया जाता था। और जो लोकली अवेलेबल जो मटेरियल्स थे और हमारी जो इंडस्ट्रियल बेस थी उसको ब्रिटिशर्स ने कभी डेवलप ही नहीं होने दिया। और ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा कभी भी भारत के राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय को नापने के लिए कोई सिंसियर एफर्ट्स नहीं किए गए। ये तो जाहिर ही था, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर को कंट्री के वेलफेयर से कोई लेना देना था नहीं, तो उनके द्वारा ऐसा प्रयास क्यों किया जाता। कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स किए गए भारतीयों के द्वारा, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिरास, VKRV राव और RC देसाई के द्वारा कुछ प्रयास किए गए, इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स लिए गए भारत के नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को नापने के लिए। जैसे दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में जो पर कैपिटा इनकम इंडिया की जो उन्होंने नापी वो रुपीज़ 20 था, और जो नेशनल इनकम थी वो 340 करोड़। तो ये पहला एक तरह से प्रयास किया गया था पॉवर्टी देश की राष्ट्रीय आय को नापने का। हालांकि जो पहला साइंटिफिक एस्टिमेट था नेशनल इनकम का वो VKRV राव के द्वारा किया गया, और इनका के द्वारा ये प्रयास 1931-32 में किया गया। तो जो भी स्टडीज़ की गई उनके द्वारा यही रिजल्ट रिवील हुआ कि जो भारत की जो GDP ग्रोथ रेट थी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वो 2% से भी कम था, और कपल्ड विथ मेगर 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर, और पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ रेट था वो 0.5% से भी कम था। अभी तक हमने समझा कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी। ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा हमें एक रॉ मटेरियल सप्लायर देश के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया गया। हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हम आज़ाद हुए तो एग्रीकल्चर ही हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता था। और हमने देखा कि कुछ प्रयास नहीं किए ब्रिटिशर्स ने देश में राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय को नापने के लिए। कुछ इंडिविजुअल प्रयास किए गए, और जिसमें सबसे अच्छा प्रयास फर्स्ट जो साइंटिफिक एस्टिमेट किया गया नेशनल इनकम पहली बार वो VKRV राव के द्वारा किया गया 1931-32 में। अब हम आगे एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ रेट को देखेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बताया जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रीगेन। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो प्राइमरी कृषि प्रधान ही थी, क्योंकि 85% से भी ज़्यादा लोग उस समय गांव में रहा करते थे, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना जो लाइवलीहुड था वो एग्रीकल्चर से ही वो रिसीव किया करते थे। आगे ये बताया जा रहा है कि इतने ज़्यादा लोगों के जुड़े होने के बाद भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, वो स्टेग्नेशन के मोड में था। और वहीं पे इस बॉक्स में जब प्री ब्रिटिश रूल में एग्रीकल्चर की स्थिति को फ्रेंच ट्रेवरल बर्नियर के कोड के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा है कि द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल इन 2 विजिट्स इंक्लाइंड मी टू बिलीव दैट इट इज रिचर देन इजिप्ट। तो आप देख सकते हैं बर्नियर द्वारा इंडिया को, बंगाल को इजिप्ट से भी ज़्यादा अमीर दिखाया गया है। इट एक्सपोर्ट्स इन एबंडेंस कॉटन, सिल्क, राइस, सुगर एंड बटर. It produces amply for its own consumption,
wheat, vegetables, grains, fowls, ducks and geese। तो बंगाल को एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के रूप में दिखाया गया है कि वो एमेंडेंस में एक्सपोर्ट्स करता था कॉटन का, सिल्क का, राइस का, शुगर का, बटर का, और वो अपने ज़रूरतों के लिए एम्पल गुड्स को प्रोड्यूस कर लेता था। और एनिमल हस्बेंड्री में भी वो रिच था। आप देख सकते हैं इट हैज़ इमेंस हर्ड्स ऑफ पिग्स एंड फ्लॉक्स ऑफ शिप्स एंड गॉड्स, फिश ऑफ एवरी काइंड इट हैज़ इन प्रोफ्यूशन। और फिशरीज में भी वो काफ़ी रिच था बंगाल उस समय, ये बताया जा रहा है फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर के द्वारा। और आगे बंगाल के इरिगेशन सिस्टम पे भी को भी बहुत ही समृद्ध बताया गया है। फ्रॉम राजमहल टू द सी इज एन इनलेस नंबर ऑफ कैनाल्स cut in bygone ages from the Gangas by immense labor for navigation and irrigation। तो आप देख सकते हैं कि बर्नियर जो कि एक फ्रेंच ट्रेवलर था, तो आप इम्पार्शियल एक तरह से ये उनका अप्रोच माना जाएगा क्योंकि वो फॉरेनर थे, तो उनके द्वारा ये बंगाल को इतना समृद्ध बताया गया है। और वही हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश रूल के बाद 200 सालों की गुलामी के बाद ब्रिटिशर्स ने कैसी हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया है, और एग्रीकल्चर जो प्रोस्पेरिटी थी प्री ब्रिटिश रूल में, वो एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन हम देखते हैं जब हम आज़ाद हुए। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जैसा बताया गया कि काफ़ी लो थी। नो डाउट एग्रीगेट एरिया में बढ़ोतरी के कारण हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एक्सपेंशन हुआ, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में नो डाउट प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि जो एग्रीगेट एरिया था कल्टीवेशन का, उस समय खेतों की कमी तो थी नहीं, और तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी ही करते थे। तो एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन के बढ़ने से एब्सोल्यूट टर्म्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, बट प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो थी उस समय, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो फार्म प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, वो ना ही किसानों के द्वारा किया जा सकता था, क्योंकि वो काफ़ी गरीब थे, और जो भी प्रॉफिट किसान कमा सकते थे वो हम देखेंगे कि एक मिडिल मैन जमींदार के द्वारा उनको किसानों तक उन प्रॉफिट को पहुंचने ही नहीं दिया जाता था। तो जो स्टैग्नेशन का कारण बताया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो बताया जा रहा है कि बहुत सारे लैंड सेटलमेंट्स ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। जैसे आप जानते हैं महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम और ज़मींदारी सिस्टम। तो इस बुक में ज़मींदारी सिस्टम के बारे में बताया गया है। रैयतवारी और महलवारी इंडिया के किस पार्ट में ये इसका प्रभाव था, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। जहाँ तक ज़मींदारी सिस्टम की बात रही, इसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके द्वारा ज़मींदारों को ऑनर्स ऑफ लैंड बनाया गया। तो ज़मींदारी सिस्टम उस समय के बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसमें आज के ईस्टर्न स्टेट्स भी शामिल है, उस रीजन में ज़मींदारी प्रथा को लागू किया गया। तो जो प्रॉफिट्स एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलता था वो ज़मींदार के पास प्रॉफिट्स पहुंच जाते थे। किसानों को कृषि से कोई लाभ नहीं हो रहा था, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो कृषि को सुधारने का प्रयास ना तो ज़मींदारों के द्वारा किया गया, ना ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स उठाए जिससे कृषि की हालत में सुधार हो सके। तो जो मेन इंटरेस्ट था जमींदार्स का वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कल्टीवेटर। ज़्यादा से ज़्यादा रेंट वो ले सकें किसानों से, यही उनका मेन फोकस हुआ करता था, और जिसके कारण किसान इमेंस मिजरी में थे, सोशल टेंशन्स बढ़ रहे थे समाज में। जो मिजरी थी उसके लिए कहीं ना कहीं, और जो ज़मींदारों के द्वारा जो हार्श एटीट्यूड अपनाया जा रहा था किसानों के साथ, उसके लिए कहीं ना कहीं जो टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट थे वो जिम्मेदार थे। क्योंकि ज़मींदारों को एक फिक्स डेट दिया गया था कि उस डेट तक आपको जो लगान है उसको आपको किसानों से वसूल करके आपको हमारे तक देना है। अगर कोई ज़मींदार इसमें असफल हो जाता था तो उनसे जो ज़मींदारी थी वो छीन ली जाती थी, और जो लैंड्स था उसका ओपन ऑक्शन कर दिया जाता था, जो कि एक सनसेट क्लाउज के रूप में फेमस हुआ कि जिस डेट फिक्स है उस डेट के सूर्योदय तक अगर जमींदारों द्वारा फिक्स सम्स ऑफ मनी नहीं दिए गए ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को, तो जमींदारी वो अपनी लूज कर जाएंगे। इस कारण जो मेन एम रहा जमींदार का
वो बिना किसी इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर्स को देखे हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंट किसानों से वसूल करना चाहते थे। और भी कृषि के खराब हालत के लिए जो बताया जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग था वो बहुत ही नगण्य था उस समय। फर्टिलाइजर्स का भी प्रयोग ना के बराबर किया जाता था, और जो सिंचाई की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उस समय सिंचाई की व्यवस्था वैसी थी नहीं, जिस कारण जो किसानों की हालत थी वो बहुत ही ख़राब थी। और इसी के कारण जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी था वो भी काफ़ी लो था उस समय। तो कुछ एरियाज़ में नो डाउट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हायर थी, जो यील्ड था वो हायर था, वो बेसिकली कैश क्रॉप्स में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को कमर्शलाइज करने का प्रयास ब्रिटिशर्स ने किया था। जैसे आप जानते हैं इंडिगो की खेती ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई थी, टी कॉफ़ी और अभी प्लांटेशंस में ब्रिटिशर्स आगे आए थे, लेकिन ये कुछ ही क्षेत्र तक सीमित था। और कैश क्रॉप्स के कमर्शलाइजेशन का फ़ायदा जो किसानों को मिलना चाहिए था वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो भी कैश क्रॉप हो रहे थे उसका अल्टीमेट जो यूज़ हो रहा था वो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज़ थी उनमें, खासकर इंडिगो को ब्रिटिश के द्वारा फोर्सफुली किसानों को फोर्स किया गया कि आप इसको उगाइए। आप जानते हैं कि इंडिगो एक तरह का डाई है, और इसके ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रीज़ थी स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल्स उनमें इसका प्रयोग किया जाता था। तो जो लाभ होना चाहिए था कैश क्रॉप के उगाने का उसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा। कोई रिवार्ड्स उन्हें नहीं मिला इस कैश क्रॉप को उगाए उन्होंने, तो जो रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए वो उन्हें मिले नहीं। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो ऐसा हुआ नहीं। आप देख रहे हैं कि डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन एरीगेशन, कुछ सिंचाई का काम तो किया गया था, बट इंडियन एग्रीकल्चर वर स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। तो ना ही कोई टेरेसिंग में काम किया गया, ना ही कोई फ्लड कंट्रोल मेथड्स अपनाए गए, ना ही ड्रेनेज की व्यवस्था की गई कॉलोनियल रूल के द्वारा। और ये बताया जा रहा है कि कुछ जो स्मॉल सेक्शंस ऑफ फार्मर्स थे उन्होंने अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज भी किया, फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स, लेकिन क्योंकि एक लार्ज सेक्शन जो फार्मर्स का था वो टेनेंट्स थे, वो छोटे किसान थे, वो शेयर क्रॉपर्स थे, जिनके पास ना ही रिसोर्सेज थी, ना ही उनके पास कोई टेक्नोलॉजी था, और ना ही कोई इंसेंटिव था कि वो इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर में, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट अगर वो कमाते उन्हें पता था कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा ले लिया जाएगा, कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट्स ब्रिटिशर्स द्वारा लाई गई थी वो किसानों के फेवर में तो थी नहीं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम आगे देखेंगे। तो जैसी हमारी ख़राब स्थिति हो गई थी ब्रिटिश रूल में एग्रीकल्चर की, वैसे ही स्थिति इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी हमें देखने को मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कभी भी इंडिया में डेवलप नहीं होने दिया ब्रिटिशर्स ने। हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस डेवलप होना चाहिए था वो हुआ नहीं। इवन जो हमारा वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसको ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी ला के उसको एक तरह से सेटर कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, और उसके जगह पे अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई थी तो कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ डेवलप होनी चाहिए थी इंडिया में, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो प्राइम मोटिव था ब्रिटिशर्स का वो था कि इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करना। तो जो डी इंडस्ट्रियलाइज करने का जो प्रयास किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, इसका लिए दो मोटिव थे उनके। पहले इंडिया को एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में डेवलप करें, और जो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज़ है यहाँ से रॉ मटेरियल्स जाए उनकी इंडस्ट्रीज़ में प्रयोग होने, और वहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट है वो इंडिया में फ्लड किया जाए उनको। तो एक तरह से इससे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ भी प्रॉस्पर करेगी, और जो ब्रिटेन के गुड्स को एक रेडीमेड मार्केट भी उपलब्ध हो सकेगा। तो इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कारण जो हमारा इंडिजीनियस जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ था उसको ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई इंडिया में, क्योंकि उतने ज़्यादा लोग जो लगे हुए थे उनको कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई। और जो कंज्यूमर गुड्स थे जो पहले हम लोकली अवेलेबल था, हमारे ही जो इंडियन लोग थे वो कंज्यूमर गुड्स के नीड्स को फुलफ़िल कर देते थे, बट
बट अब हम डिप्राइव हो गए। जो लोकली मेड गुड्स था उनके सप्लाई अब हमें मिलने नहीं लगा। तो एक नया डिमांड हमारे कंज्यूमर मार्केट में जनरेट हुआ, जिसका लाभ ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को मिला और इस डिमांड को फुलफिल किया गया थ्रू बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारे देश में सामानों का आयात होने लगा। तो जो चीज़ हम पहले अपने स्तर से जिसको हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे, ब्रिटिशर्स द्वारा उनका प्रोडक्शन एक तरह से ख़त्म करवाया गया। यहाँ पे मासिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए और सामान की ज़रूरतें तो हमारी पड़ेंगी ही। ये बेसिक आइटम है, कंज्यूमर खाने के सामान या फिर कपड़ा, ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं। तो इन चीज़ों के लिए जो पहले इंडिया इंडिपेंडेंट था अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अब वो एक तरह से डिपेंडेंट हो गया ब्रिटिश अम्पायर पे। ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ अब हमारे यहाँ जो भी सामान उनकी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही थी वो इंडिया में फ्लड होने लगा। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरीज में कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेट होने लगे इंडिया में, लेकिन उसका जो प्रोग्रेस था वो बहुत ही स्लो था। उन मॉडर्न इंडस्ट्रीज में कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल सेटअप हुए। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स में बेसिकली इंडियंस का दबदबा था और ये वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्रीज नेमली महाराष्ट्र और गुजरात में सेटअप हुए। आप जानते हैं कि कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है और इन्हीं एरियाज़ में ब्लैक सॉइल मिलता है। तो इस कारण जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री था वहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात, वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स सेटअप किए गए इंडियंस के द्वारा। और ऐसा इसलिए हो पाया कि ये जो बेसिकली जो थे, ये बेसिकली जो उद्योगपति थे, ये बेसिकली अंग्रेज के फेवर में ही रहा करते थे। एक तरह से आप समझ सकते हैं उनके फेवरेबल पर्सन्स थे, उन तो चमचे आप कह सकते हैं। तो बेसिकली उनके द्वारा कुछ कुछ प्रयास किया गया, लेकिन जो जूट टेक्सटाइल मिल था उन पे फॉरेनर्स का ही कब्जा था और ये बंगाल रीजन्स में सेट किए गए। और आयरन इंडस्ट्रीज 20th सेंचुरी के शुरुआत में हमें टिस्को के रूप में देखने को मिलती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किया गया। आज का जो झारखंड है, जमशेदपुर शहर में ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश है। तो 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और भी कुछ इंडस्ट्री सेटअप हुई, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। और ये बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनका एस्टेब्लिशमेंट संभव हो पाया। हालांकि जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है, जो कि बेसिक इंडस्ट्री होती है और जो बेसिकली मशीन्स प्रोड्यूस करती है ताकि वो दूसरे उद्योगों में जिसका प्रयोग होके और भी फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिल सके, वैसी इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप नहीं हुई। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज जो कि किसी भी देश को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, उसका निर्माण देखने को नहीं मिलता है कॉलोनियल रूल के समय। तो जो इंडस्ट्री जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्री, जो कि मशीन टूल्स प्रोड्यूस करती और जिससे फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिलता है इंडिया में, वैसे इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप नहीं हुई। कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ वहाँ सेटअप हुई, बट उनको हम कहीं भी सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं मान सकते हैं जो हमारा जितना समृद्ध हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था प्री ब्रिटिश रूल के दौरान। और जो ग्रोथ रेट था इंडस्ट्रियल सेक्टर का और जो उसका योगदान था राष्ट्रीय आय में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो काफ़ी कम था। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो प्रोग्रेस था, उसका जो ग्रोथ रेट था, वो भी बहुत ही स्लो था। और उसके बाद जो सरकार की भागीदारी होनी चाहिए, जो पब्लिक सेक्टर का जो योगदान होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियस था। ब्रिटिशर्स का एम तो था नहीं इस कंट्री को डेवलप करने का, तो क्यों वो अपना पैसा इन चीज़ों पे खर्च करते। कुछ एरियाज़ में उनकी भागीदारी दिखती है, जैसे कि रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। बट हम ये देखेंगे कि इन सारे सेक्टर्स में जो ब्रिटिशर्स ने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो अपने फ़ायदे के लिए किए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जा सके, रिसोर्सेज का मैक्सिमम ड्रेन किया जा सके। उनका मेन मोटिव यही था। ऐसा नहीं कि वो कोई वेलफेयर एम से ऐसा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया।
आगे हम फॉरेन ट्रेड को देखेंगे। तो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था एंशियंट टाइम्स में। हम जानते हैं कि प्री ब्रिटिश रूल में हमारा जो ट्रेड था, चाहे वो रोमन साम्राज्य से हो, चाहे वो एंशियंट मेडाइवल इंडिया में जो मुगल एम्पायर था उनका भी पर्शियन कंट्रीज से, इन सारे देशों के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था वो बहुत ही बृहद मात्रा में था। बट ब्रिटिशर्स के द्वारा ऐसी ट्रेड पॉलिसी अपनाई गई, ऐसी टैरिफ नीति का पालन किया गया, जिससे हमारा जो फॉरेन ट्रेड का जो स्ट्रक्चर था, जो कंपोजिशन था और जो वॉल्यूम था वो एडवर्सली अफेक्ट हुआ, जिस कारण कंसिक्वेंटली इंडिया बिकेम exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, and importer of finished consumer goods like cotton, silk, woolen clothes, and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain. तो हम एक प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर कंट्रीज के रूप में हम रह गए और जो फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स था उनका इंपोर्ट हम करने लगे, जो भी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही थी। और ब्रिटेन की एक तरह से मोनोपोली थी। मैक्सिमम जो हमारा ट्रेडिंग हो रहा था, जो ट्रेड रिलेशन था हमारा, वो ब्रिटेन के साथ ही था। उन्होंने किसी भी और दूसरे देश के साथ ट्रेड होने ही नहीं दिया। आधा से ज़्यादा जो हमारा ट्रेड हो रहा था वो ब्रिटेन के साथ ही हो रहा था। कुछ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड जो हमारा हो रहा था वो चाइना, श्रीलंका और ईरान। बट जो मैक्सिमम जो हमारा ट्रेड हो रहा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो ब्रिटेन के साथ ही था। और स्वेज कैनाल्स के खुलने के बाद ये जो ब्रिटिश कंट्रोल था हमारे ट्रेड पर, वो और ही ज़्यादा ब्रिटिश एम्पायर का दबाव बढ़ गया। हम देखेंगे कि स्वेज कैनाल 1869 में खुल गया था। तो इससे पहले जो सामान ब्रिटिश इंडिया से यूके जाता था वो इतना लंबा रास्ता होके यूके तक पहुंचता था। केप ऑफ गुड होप के को कवर करके फिर इधर से इधर पहुंचा करता था सामान, जिसमें काफ़ी समय लग जाता था। बट जब स्वेज कैनाल खुल गया तो मेडिटेरियन सी, रेड सी होते हुए ये यूके तक, तो जो समय लगने लगा वो बहुत ही कम लगने लगा। तो जिसके कारण जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो घट गया और जो भारतीय बाज़ारों तक जो ब्रिटिशर्स की पहुंच थी वो अब आसानी से होने लगी। तो इसका जो प्रभाव पड़ा हमारी कंट्री पे, हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ और भी बढ़ गया, हमारे रिसोर्सेज का दोहन बढ़ गया। यहाँ से हमारे देश से सामान लद लद के पोर्ट्स में जाने लगे और ब्रिटिश इंग्लैंड पहुँचने लगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट विशेषता थी उस समय के फॉरेन ट्रेड की वो थी कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स हो रहा था वो ज़्यादा हो रहा था इंपोर्ट्स के मुकाबले, जो कि आज के सिनेरियो में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। बट उस समय ये चीज़ का फ़ायदा हमारे देश को पॉजिटिव रूप में नहीं, हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ ये मैं बताऊंगा आपको आगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स हो रहा था इससे क्या हुआ कि हमारे देश में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी लाइक फूड ग्रेन, क्लॉथ्स, केरोसिन, इन चीज़ों की कमी होने लगी हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, जिससे हमारे देश में भूखमरी की हालत जैसी होने लगी। और ब्रिटिश के द्वारा आप जानते हैं ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया ताकि जो हमारी पीड़ा थी उसको कम किया जा सके। उसके बाद जो एक्सपोर्ट्स हो रहा था तो हमारे यहाँ, इससे पहले एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, मेडिवल टाइम्स में क्या होता था कि सोने और चांदी भर भर के भारत में आया करते थे, इसलिए इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो भी पैसा कमाया ब्रिटिशर्स ने इन गुड्स का एक्सपोर्ट करके अलग अलग देशों में, उससे वो अपने खर्चों का वहन करने लगे। जो भी ऑफिसेज उन्होंने सेटअप की थी उन ऑफिसेस का चलाने का जो खर्च था वो इस एक्सपोर्ट सरप्लस से जो कमाई हो रही थी उससे वो वहन करने लगे। जो सैलरीज और पेंशन्स थे उनके कर्मचारियों के, उनका वहन वो इससे करने लगे। उसके बाद जो अलग अलग देशों के साथ वो लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो म्यांमार हो, बर्मा हो, म्यांमार हो
और भी अफगानिस्तान हो, और भी जो दूसरे देशों के साथ जो उनकी लड़ाई चल रही थी, उसका खर्च भी वो इस पैसे से वहन करने लगे। और भी जो दूसरे सामान थे, इनविजिबल आइटम्स, उनका इंपोर्ट वो इन पैसों को इस्तेमाल करके करने लगे। तो इन पैसों का जो फ़ायदा कॉमन मासेस को मिलना चाहिए, भारत के लोगों के वेलफेयर के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ना ही यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार आया, ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया, ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने का ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई प्रयास किया गया। उनका जो प्राइमरी पर्पस था, इंडिया के रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन, ताकि ब्रिटिश एम्पायर और उसका प्रचार प्रसार हो सके, वो और समृद्ध हो सके। मेन उनका एम यही था कि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। इसके कारण हमारे देश, जो हमारा ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, जिसकी थ्योरी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा उनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने इस चीज़ को उजागर भी किया है। अब हम आगे डेमोग्राफिक कंडीशन को देखेंगे। तो पहला जो ऑफिशियल प्रयास किया गया था जनगणना रिगार्डिंग सेंसस, वो करवाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा 1881 में। क्योंकि ये पहला प्रयास था, इसलिए कुछ लिमिटेशंस तो थी। आप जानते हैं कोई भी चीज़ पहली बार होगा तो उतना अच्छे से तो वो हो नहीं सकता है, उसमें कुछ कमियां रह ही जाती है, जिसको फर्दर प्रोसेस में सुधार किया जाता है। तो उसके बाद ये जो सेंसस की प्रक्रिया थी वो हर एक 10 सालों में होने लगी, और जो पहला प्रयास था सेंसस का वो 1881 में ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। तो बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इस स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट भी ज़्यादा रहता है और डेथ रेट भी ज़्यादा रहता है। आप उस समय समझ ही सकते हैं कि 1920s और इस पीरियड, उससे पहले का जो पीरियड था, लोग अशिक्षित थे, फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज़ थी नहीं, मेडिकल सुविधाएं भी अच्छी थी नहीं। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करते थे, क्योंकि उनको डर लगा रहता था कि भाई अगर हम 7 पैदा करेंगे तो 2 ही बचेगा उसमें। और उसके बाद फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें तो थी नहीं, तो बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था। तो 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था। और जो सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हमारा, जिसकी शुरुआत हुई, वो 1921 के बाद हुई है। सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट तो हाई ही रहता है, बट जो डेथ रेट होता है उसमें कमी आने लगती है। हाई बर्थ रेट के, तो फिर भी उस समय की जो पॉपुलेशन थी और जो पॉपुलेशन के बढ़ने की जो दर थी वो उतनी ज़्यादा थी नहीं। क्योंकि जो इंडिया में हम देखेंगे आगे कि 1951 से 81 के जो पीरियड है, उस समय पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है भारत में। तो जो पहला स्टेज था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, वो 1921 से पहले था। इसलिए 1921 को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले तक इंडिया में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो डिक्रीजिंग ट्रेंड था उसका। बट 1921 के बाद एक ट्रेंड सेटअप हुआ है कंटिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन का, इसलिए इस ईयर को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहा जाता है। क्योंकि 1921 से पहले पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिली है, और 1921 के बाद जो हमारा ट्रेंड है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो पॉजिटिव रहा है। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमारे जो सोशल इंडिकेटर्स थे वो भी बहुत अच्छे नहीं थे। जो लिटरेसी रेट था हमारा, वो मात्र 16% था, 16% से भी कम। और जो फीमेल लिटरेसी थी, महिला साक्षरता दर, वो मात्र 7% थी। अभी लिटरेसी रेट लगभग 76% है। तो आप सोच सकते हैं उस समय कितने कम लोग पढ़े लिखे थे। तो ब्रिटिश रूल के समय क्या एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान दिया गया, ये आप आसानी से समझ सकते हैं इस डाटा को देख के। उसी के बाद जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उसकी भी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। एक तो जो सरकारी अस्पताल का जो कवरेज था वो बहुत ही कम था। अस्पताल शहर में हुआ करते थे, गांव में कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अगर थी भी तो जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो एडुकेट नहीं थी, जिसके कारण एयरबॉर्न डिजीज़
वाटर बॉर्न डिजीजेज ये रैम्पेंट थे, बहुत ज़्यादा लोगों को ये अफेक्ट करते थे। इस कारण जो मृत्यु दर थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा थी। और ख़ासकर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब 1 साल होने से पहले बच्चे मर जाते थे। अगर 1000 बच्चे का जन्म होता था तो 218 बच्चे अपने पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जैसा इस बुक में बताया गया है 33 पर 1000 है। तो उस समय की स्थिति आप समझ सकते हैं कि हमारी हेल्थ इंडिकेटर्स कितने ख़राब थे। जो जीवन प्रत्याशा थी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, वो मात्र 32 ईयर्स था और अभी ये 69-70 ईयर्स है हमारे देश में अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो पॉवर्टी के रिलायबल डाटा के नहीं होने के कारण हम कोई एक्चुअल एस्टिमेट नहीं बता पाएंगे कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। बट इसमें जितने भी स्टडी की गई या फिर कोई इंडिविजुअल प्रयास किया गया, इससे ये जाहिर होता है कि उस समय की जो स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी। बहुत ही ज़्यादा लोग गरीबी के चक्र में फंसे हुए थे और एक्सटेंसिव पॉवर्टी थी हमारे देश में ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जहाँ तक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात रही तो आप गेस कर सकते हैं आसानी से कि जो मैक्सिमम जो लोग जुड़े होंगे उस समय वो कृषि कार्यों में ही जुड़े होंगे। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्क फोर्स उस समय जो एम्प्लॉयड था वो था लगभग 70 से 75% जनता कृषि कार्यों में लगी हुई थी और मैन्युफैक्चरिंग में मात्र 10% लोग लगे हुए थे और जो सर्विस सेक्टर में लोग लगे हुए थे वो मात्र 15 से 20%। ऐसा इसलिए क्योंकि उद्योगों को तो ब्रिटेन ने डेवलप होने नहीं दिया हमारे देश में। कुछ तेज तरार लोगों के द्वारा कुछ इंडिविजुअल प्रयास किए गए, लेकिन वो कोई बृहद पैमाने पर उद्योग हमारे यहाँ डेवलप हुए नहीं थे। अधिकतर जो जनता थी वो गाँव में बसती थी। तो इसलिए जो कृषि क्षेत्र का योगदान था रोजगार में, वर्कफोर्स में, सबसे ज़्यादा लोग कृषि कार्यों में ही लगे हुए थे। उसके बाद आपका सर्विस सेक्टर, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हालांकि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, इसमें रीजनल वेरिएशंस देखने को मिला। उस समय का जो मद्रास प्रेसिडेंसी था, जिसमें आज के जो प्रेजेंट डे स्टेट्स हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका शामिल हैं, और उसके साथ साथ बम्बई और बंगाल, इनमें जो वर्क फोर्स था उनका डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर पे घट रहा था और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्क फोर्स का जो शेयर था वो बढ़ते जा रहा था। तो आप देख सकते हैं जो साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का प्रेवलेंस हमको देखने को मिलता है। वहीं ईस्टर्न स्टेट्स में जो अधिकतर जनता थी वो कृषि कार्यों में ही लगी हुई थी। वहाँ का जो प्राइम ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही था। अब हम आगे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे। तो कॉलोनियल रिजीम के दौरान कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप तो हुई। हालांकि जो उनका रियल मोटिव था डेवलपमेंट का वो कुछ और ही था। वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करना था, कॉलोनियल इंटरेस्ट को प्रमोट करना था। जितना भी इन्वेस्टमेंट हम देखने को मिल रहा है, जैसे कि रेलवेज में उन्होंने जो इन्वेस्ट किया वो आसानी से उनकी आर्मी मोबिलाइज की जा सके, इसके लिए जहाँ भी रेवेलियन हो वहाँ पे उनकी आर्मी जल्दी से जल्दी पहुँच सके, उसके लिए किया उन्होंने। और जो इंटरनल एरियाज़ थे इंडिया के, वहाँ से सामानों को लाने में आसानी हो सके, इसलिए भी रेलवे का जाल बिछाया ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद अगर पोर्ट की बात रही तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान ब्रिटेन से इंडिया आ सके और यहाँ से ज़्यादा सामान ब्रिटेन जा सके। इस कारण उन्होंने बंदरगाहों का डेवलप किया, पोर्ट्स को डेवलप किया। टेलीग्राफ को उन्होंने इसलिए डेवलप किया ताकि किसी एरिया में अगर कोई रेवेलियन होता है तो उसकी सूचना वो आसानी से प्रोवाइड करवा पाएँ अपने कंसर्न हेडक्वार्टर्स को, और जल्दी से जल्दी सेना की टुकड़ी उस जगह भेजी जा सके। तो इन इन्वेस्टमेंट का जो मोटिव था उनका कोई वेलफेयर मोटिव नहीं था,
उनका एक इकोनॉमिक मोटिव था। वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते थे, अपने इंटरेस्ट को और फर्दर प्रमोट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इन इन्वेस्टमेंट को किया इंडिया में, ताकि और जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है उसको और मैक्सिमाइज किया जा सके और भारत के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोहन हो सके। इस कारण उन्होंने रेलवे, पोर्ट्स और टेलीग्राफ और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किए। जैसे आगे लिखा हुआ है कि रोडवेज का जो उन्होंने डेवलप किया वो आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए की, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिश रूल से पहले जो रोड्स थे वो बेसिकली कच्चे रोड्स थे। तो उनको पक्का रोड्स बनवाया ब्रिटिशर्स ने, ताकि उनकी सेना एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंच सके। मोबिलाइज द आर्मी विद इन इंडिया एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट टू सेंड दिस टू फार अवे इंग्लैंड और अदर लुक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशंस। तो आप देख सकते हैं, और जो कच्चे माल थे, जो रॉ मटेरियल्स थी, उनको फार अवे प्लेसेस, जो कंट्री साइड में जो इंटरनल प्लेसेस थे, उनसे उनको कैरी करके जो बंदरगाह है या फिर जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशंस है उन तक उन सामानों को पहुंचाना, ताकि इन सामानों को इंग्लैंड या फिर दूसरे फॉरेन डेस्टिनेशंस में भेजा जा सके, जहां से अंग्रेज भर भर के पैसा कमा सकते हैं। हालांकि जो ग्रामीण एरियाज़ हैं उनमें उन्होंने कोई खास प्रयास नहीं किया रोड्स का जाल बिछाने का। वो उन्हीं एरियाज़ में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने अच्छा किया जहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे और जहाँ पे उनको एक्सप्लॉइट करने का उनका चांसेस था रिसोर्सेज का। ग्रामीण क्षेत्रों में रेनी सीजन में ऑल वेदर रोड्स की कमी थी, वो बहुत ही गंदी स्थिति हो जाती थी। एक तरह से गांव के लोग को शहरों से कनेक्शन कट जाया करता था, और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती थी या कोई फैमिन आता था तो वहाँ के जो लोग थे ग्रामीण एरियाज़ के, उन्हें बहुत पीड़ाओं का सामना करना पड़ता था। और रेलवेज जो ब्रिटिशर्स ने लाया वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है ब्रिटिश एम्पायर का। और क्योंकि ब्रिटेन ने ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा एक तरह से रेलवे का जाल बिछा दिया गया है भारत में। और पहली जो रेलगाड़ी चली थी आपको पता है 1853 में बम्बई टू थाने चली थी। तो रेलवेज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो तरह से अफेक्ट किया। एक तो इसने एनेबल किया कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जा पाएं, और दूसरा जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स था उसको तोड़ने में भी रेलवे ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उससे पहले ब्रिटिश के पहले से उतना डेवलप था नहीं, और जब रेलवेज आई तो लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जाने आने लगे, जिसके कारण जो कास्ट बैरियर्स थे, जो कल्चरल बैरियर्स थे, उनमें एक तरह से उन पे चोट आई। तो ये एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट रेलवेज का ये पड़ा हमारी इकोनॉमी पे, हमारी सोसाइटी पे। हालांकि रेलवेज का प्रयोग करके ही इंडिगो जैसी खेती को प्रमोट करवाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिससे जो सेल्फ सफिशिएंसी थी विलेज कम्युनिटीज़ की वो अफेक्ट हो गई। क्योंकि इंडिगो को ज़बरदस्ती उगाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और वहाँ जो लोकल एरियाज़ था उनमें फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज होने लगा। और जो फ़ायदा होना चाहिए था, क्योंकि इंडिगो एक स्टेपल फूड तो है नहीं, तो लोग भुखमरी जैसी समस्याओं को सामना करने लगे, और जो लाभ होना चाहिए था इंडिगो को उगाने का वो किसानों तक मिला नहीं। उसको फोर्स्ड लेबर के द्वारा बंधुआ मजदूरी करवा के ब्रिटिशर्स कॉमर्शलाइजेशन को प्रमोट कर रहे थे इंडिया में, जिसके कारण जो सेल्फ सफिशिएंसी थी, जो विलेजेस हमारे इंडिपेंडेंट हुआ करते थे ब्रिटिश रूल्स के पहले, उनकी सेल्फ सफिशिएंसी अफेक्ट हुई। नो डाउट ब्रिटिश रूल के समय हमारे एक्सपोर्ट्स तो काफ़ी अच्छे थे, बट उनका फ़ायदा इंडियन पीपल को नहीं मिल रहा था। जो सोशल बेनिफिट्स कुछ हमें मिले, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स ब्रेक हुआ रेलवेज के आने के कारण, बट जो इकोनॉमिक लॉस था उसने सोशल बेनिफिट्स को ओवर पावर कर लिया। तो जो फ़ायदे थे वो कम थे और जो नुकसान हमें झेलना पड़ा वो ज़्यादा था। रेलवेज और रोड्स को डेवलप करने के साथ साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा इनलैंड ट्रेड और सी ट्रांसपोर्ट को सी लेन्स को प्रमोट करने का भी प्रयास किया गया।
हालांकि ये प्रयास किसी भी मायने में हम सेटिस्फैक्ट्री नहीं बोल सकते हैं। ये छोटे पैमाने पर इनके ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इनलैंड नेविगेशन है या फिर जो सी लेन्स है उसको डेवलप करने का जो प्रयास किया गया वो बहुत ही कम था, उसको सेटिस्फैक्ट्री हम नहीं बोल सकते हैं। और जो भी प्रयास किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा इनलैंड ट्रेड को डेवलप करने के लिए, जैसे कि कोस्ट कैनाल, उड़ीसा कोस्ट पे उन्होंने कोस्ट कैनाल को डेवलप करने का प्रयास किया, लेकिन वो अल्टीमेटली अनइकोनॉमिकल साबित हुए। बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने लगा दिया इस पर, जिससे सरकारी खजाने पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, लेकिन ये अल्टीमेटली रेलवेज़ को कम्पीट करने में सफल नहीं हो पाया। और अल्टीमेटली जो कैनाल को जो डेवलप करने का जो प्लान था वो फाइनली अबेंडन करना पड़ा। उसके बाद जो टेलीग्राफ सिस्टम था वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, बट ब्रिटिशर्स के लिए वो काफ़ी लाभप्रद साबित हुआ, क्योंकि उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बहुत ही मदद की, क्योंकि अब आसानी से ब्रिटिश कंसर्न हेडक्वार्टर से सूचना प्रोवाइड करवा पाते थे, और जिससे किसी भी रेवेलियन को दबाने में ब्रिटिशर्स को काफ़ी मदद मिली। और जो पोस्ट ऑफिसेस थे, जो चिट्ठी का जो दौर था उस समय, वो शुरुआत करने का योगदान भी ब्रिटिशर्स को ही जाता है, बट ये फैसिलिटीज़ जो थी वो इनएडिक्वेट थी। जितना ऑफिसेज होनी चाहिए, वो जिनकी पहुंच जितनी सुलभ होनी चाहिए पोस्ट ऑफिसेज की, वो सुनिश्चित करवाने में ब्रिटिश लोग नाकाम साबित हुए। हालांकि इसकी शुरुआत पोस्टल सर्विसेज की ये ब्रिटिशर्स ने की, जिसने नो डाउट पब्लिक पर्पस को सर्व किया, लेकिन वो इनएडुकेट रहा। उसकी जो पहुंच थी जितनी होनी चाहिए वो हो नहीं पाई। तो इसमें हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में कि बहुत सारा रेलवे, स्पोर्ट्स, टेलीग्राफ, वाटर ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीज़ों में को डेवलप करने में ब्रिटिश ने योगदान दिया। रेलवे का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा कल्चरल और सोशल बैरियर्स को ब्रेक करने में। लोग अब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, लोग धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के एक ही ट्रेन के डिब्बे में ट्रेवल करने लगे, लोग अंग्रेजी बाबू के रहन सहन को देखने लगे। तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें जो उनका हॉरिजन था वो ब्रॉड हुआ। हालांकि उसी रेलवेज का प्रयोग करके अंग्रेज हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम दोहन किया उन्होंने। यहाँ से सामानों को भर भर के पोर्ट्स तक पहुँचाया जाने लगा, और उसके बाद हमारे सामान इंग्लैंड पहुँचने लगे। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में टाटा एयरलाइंस, जो कि डिवीज़न था टाटा एंड सन्स का, जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी। तो आप इसको एक शुरुआत के रूप में देख सकते हैं। एविएशन सेक्टर जो इंडिया में जो शुरुआत हुई एविएशन सेक्टर की, वो 1930s के दौर में ही हुई। 1932 में टाटा एयरलाइंस सामने आया। अब हम आगे कंक्लूजन पे आते हैं। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 200 साल का जो रूल था उसका प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे देखने को मिलता है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, इवन ऑल द एस्पेक्ट्स, सभी क्षेत्रों पर ब्रिटिश रूल का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स को द्वारा अपनाई गई उसका प्रभाव इंडियन इकोनॉमी के हर एक एस्पेक्ट्स में हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, हमें सरप्लस लेबर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही कम थी। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्टैग्नेशन मोड में था। वही सेम किस्सा इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी था, वो भी मॉडर्नाइजेशन के लिए रो रहा था। उसमें डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत थी, उसके कैपेसिटी इन्हांसमेंट की ज़रूरत थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट उसमें के लिए वो एक तरह से नीड था उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर में। उस समय जो फॉरेन ट्रेड था हमारा, वो उस पर कहीं ना कहीं मोनोपोली थी ब्रिटिश एम्पायर की, और वो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसको फीड करने का काम हो रहा था हमारी जो फॉरेन ट्रेड के द्वारा। हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ थी उसमें भी अपग्रेडेशन, उसमें प्रचार प्रसार, उसमें एक्सपेंशन और एक पब्लिक ओरिएंटेशन की ज़रूरत महसूस की गई। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हम देखें अंग्रेज़ों ने डेवलप की, वो अपने मोटिव को सर्व करने के लिए की। तो रेलवेज़ का इस्तेमाल हमारे रिसोर्सेज के दोहन के लिए किया गया। तो इन सब चीज़ों के कारण जब हम आज़ाद हुए तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं
अपने वृहद स्तर पर थी। देश में बहुत सारी आर्थिक और सामाजिक फ्रंट पे इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस थी। एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत खस्ता थी, लोगों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था। तो जो बेसिक नीड्स थी हमारी, चाहे वो एजुकेशनल नीड्स हो, हेल्थ नीड्स हो, जो सोशल इंडिकेटर्स थे वो हमारे काफ़ी ख़राब थे। जो लिटरेसी का लेवल था, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी का लेवल था, वो बहुत ही ख़राब था। इन सारी चीज़ों को हमने देखा भी अपने इस चैप्टर में। तो यही था हमारे इस चैप्टर का डिस्कशन दोस्तों। मुझे लगता है कि मैंने अपने स्तर से अच्छा प्रयास किया है। बाकी आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।